गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन इन दिनों में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि प्रवीण चले गए थे कनाडा और मेरा वीज़ा मैंने लगाया था बट वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने वापस से वीज़ा लगाया और उसके बाद मेरा वीज़ा विद इन 1 मंथ सब कुछ हो गया था। मतलब बायोमेट्रिक तो मुझे वापस से करने की नीड नहीं पड़ी, बट पासपोर्ट कलेक्शन सबमिशन सब मतलब अप्रूवल होकर मेरी टिकट विकेट्स बुक हो गई है। और फाइनली आज मेरी फ़्लाइट है टोरंटो के लिए। ये मैंने पूरा अपना सामान पैक कर लिया है। मैंने 2 लगेज मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ। पहले मैं सोची थी 1 लगेज लेके जाऊँगी, बट क्योंकि कुछ खाने पीने का सामान भी था तो हमने ऐसी फ़्लाइट बुक की थी जिसमें हम 2 लगेज को लेके जा सके। दोनों में 23 kg का हमने सामान इसमें डाल दिया है। मैंने मेज़र भी करके देख लिया है। वो देखो ये बेचारी वेट कर रही है। शाह हर्षो आप मेरे साथ जाओगे चाचू पास? हर्षी 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 सुनो, हर्षु शाह जा रही है चाचू पास एरोप्लेन से। हर्षी भी जाएगी एरोप्लेन से। जाएगा हर्षु? ओ मिया पहले पारी करो हर्षु, पहले पारी। इधर आओ। तो फाइनली अभी मेरी जो फ्लाइट संडे की मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग है 1:30 बजे की। अभी मैं फटाफट से मैंने पानी चला दिया। मैं सोची पहले नहा धो के ना फ्रेश होके निकलूंगी, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। मतलब ये देख लो पूरे घंटे ना, मेरा 22-23 घंटे का पूरा अब बाहर ही बाहर रहने वाला है एयरपोर्ट पे। क्योंकि पहले 10 घंटे की फ़्लाइट है मेरी दिल्ली से पेरिस के लिए। पेरिस मेरा एक स्टॉप है और वहाँ पे 6 घंटे का होल्ट है। उसके बाद दूसरी फ्लाइट मेरी पेरिस से चलेगी और वो 8 घंटे लेगी कनाडा पहुँचने में। तो मतलब 22-23 घंटे मेरे कहीं नहीं गए। बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा गर्म पानी में बाथ लेने के बाद देन मैं जाऊँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, रिलैक्सेशन रहेगा। और अदरवाइज़ बहुत थकावट सी लग रही है मुझे अभी, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगी। तो वही मेरा प्लान है। फटाफट से मैं नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक जीन्स और साथ में मैंने ये एक अभी नया खरीदा था, तो ये मैंने इसके साथ वियर किया है। मैं भी पूरा दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है ये। हर्षी 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 आप कहाँ जा रहे हो? चाचू पास एरोप्लेन से? ओके बाय हर्षी, बाय बाय। कम मैं भी जाऊंगी। और मम्मा लाइट आज मामा जी हाँ मम्मी ने पिट्ठू बैग टांग लिया। मम्मी ने बैग किया, हर्षी का बैग है और हाँ हर्षी चलो चलो बाबू। पानी की बोतल होगी। अभी बहुत ज्यादा नहीं गया। बाय हर्षी। अच्छा अंदाजा यही लगा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। ये रिंग रोड वाला ही होगा, फ्लाईओवर आश्रम को कनेक्ट करता है। हर्षु कम आ जाओ। ओ नो
जियो वहाँ से है क्या? जो स्टाफ एंट्री है ना, वहाँ से एंट्री। स्टाफ एंड क्रू एंट्री यहाँ से नॉर्मल होती है। बाय। तो हुआ यूँ कि जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंची ना, तो मेरे साथ एक अलग ही सियापा हो गया। मैं बहुत ही खुशी वाले और एक अलग ही मूड में गई थी वहां जाके, लेकिन जाती हूँ लगेज को सबमिट कराने के लिए। वहां पर वो लोग मुझसे पूछते हैं कि पर्पस ऑफ विजिट क्या था। वो मैंने बता दिया कि मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ कनाडा को। और उसी बाद उन्होंने मुझसे पूछा रिटर्निंग टिकट्स के बारे में, जो कि मैंने कोई बुक ऑलरेडी नहीं करा रखी थी। एंड दे वर लाइक कि अगर ये एक मैंडेटरी है, अगर आप नहीं बुक करा रहे हो या अगर आपने अभी एजेंट के थ्रू या आपने खुद ही बुक नहीं कराई, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे आगे जाने के लिए। अब भाई मैं कंफ्यूज कि अच्छे खासे मूड में थी, और ये क्या मतलब अब एकदम से मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है कि मैंडेटरी है और मुझे अभी टिकट फटाफट बुक करनी पड़ेगी। एकदम से समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने प्रवीण को फोन किया, एक एजेंट से बात की, लेकिन फिर साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक सीनियर बंदे से भी बात की। तो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी लीगली मेंशन नहीं होता है कि आपको वो मतलब कि आपको रिटर्निंग टिकट दिखानी पड़ेगी तब वो आपको जाने देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जैसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे आगे अलाउ किया, लेकिन साथ में मुझे ये बोला कि आप मेन वाइल अपनी जो टिकट्स है ना आने की, वो बुक करा देना। तो भाई मैं वहाँ से निकल गई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ और मैं आराम से फिर अंदर जाके मैंने घूमा फिरा थोड़ा सा, और फिर मैं अपना वेट कर रही थी बोर्डिंग का। और टाइम आ गया एक वो भी जब हम बोर्डिंग के लिए खड़े हो गए, और जब हम एंटर कर रहे थे फ्लाइट में, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। साथ में ये भी था कि यार 10 घंटे की जर्नी थी, क्योंकि मेरा जो स्टॉप था ना वो पेरिस में था। पहले 10 घंटे का ट्रैवल था दिल्ली से पेरिस, और पेरिस में फिर मेरा 5 घंटे का होल्ड था। उसके बाद पेरिस से कनाडा वापस से 8 घंटे की फ्लाइट थी। तो भाई दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि इतना लंबा लंबा जो फ्लाइट्स है, पहली बार क्योंकि लाइफ में इतनी लंबी फ्लाइट्स में पहले बैठी हूँ एरोप्लेन में, लेकिन इतने देर तक 8-8 10-10 घंटे वो फर्स्ट टाइम था। तो कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसे टाइम बीतेगा, ऊपर से अकेली जा रही हूँ मतलब। लेकिन ये भी एक्साइटमेंट थी कि हाँ मैं फाइनली कनाडा जा रही हूँ, प्रवीण से हम मिलने जा रही हूँ, और मतलब वो फाइनली वो डे आ गया जो मैं चाहती थी। और क्योंकि जब मेरा वीज़ा, मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने वीज़ा लगाया था ना, और मेरा वीज़ा जब रिजेक्ट हुआ था, लिटरली मतलब आंखों से पानी निकल गया था। आई वॉज क्राइंग, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, पहले ही सोचा हुआ था कि जब मेरा वीज़ा लग जाएगा तो मैं ये शॉपिंग करूँगी, ये सामान लेके जाऊँगी और वहाँ जाएंगे। हाँ मैंने टूरिस्ट प्लेस तक देख ली थी कि हम CN टावर में जाएंगे, ये वाले वाटरफॉल में देखेंगे, आइलैंड घूमेंगे। तो मतलब एक अलग ही सब कुछ मेरी प्लानिंग थी। और जब आप पहले से ही ना बहुत सारी चीज़ें, अपने सपने भूल लेते हो और एकदम से आपको पता चले कि वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मतलब ना दिल टूटने वाला जो होता है, एक वो वाली फीलिंग थी। तो बहुत बुरा लगा था मुझे उस टाइम पे जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। जब प्रवीण ने मुझे फर्स्ट टाइम बताया तो पहले मुझे लगा कि मजाक तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे मज़े ले रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट PDF भेजा एंड माई वीज़ा गॉट रिजेक्टेड। तो वो बहुत ही बुरा मोमेंट था सेकेंड टाइम। बट जब मैंने रीअप्लाई किया तो मेरा ये वीज़ा का प्रोसेस सारा बहुत स्मूथली चला। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि वो जो जब आप कहीं पे ऐसे बाहर के लिए अप्लाई करते हो और आपका रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत दुख होता है। और ऐसा नहीं है कि आपका आज रिजेक्ट हुआ तो आपका 2 दिन बाद वापस से आपका एक्सेप्ट होके आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस 1 महीने से भी ज़्यादा ले लेता है। और मतलब वापस से फिर इतना टाइम रुकना, और उसमें भी आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका जो वीज़ा है वो लगेगा नहीं लगेगा। मतलब बहुत ही लेंथी प्रोसेस रहता है, बहुत ही हेक्टिक रहता है। और मेरे ख्याल से जो थोड़ी सी कमी है ना वो ये कि हमें सही से इन्फॉर्मेशन नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसके चक्कर में हम एजेंट्स के पीछे भागते हैं और मतलब हमारे जो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक अच्छी सी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ताकि मेरे सारे जितने भी मेरे फैमिली वाले हैं उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। एंड बिलीव मी गाइज, अगर मैं किसी का कुछ भला कर पाऊँ या उनको कुछ अच्छी जानकारी दे पाऊँ, जिस चीज़ में मैं भटकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा फैमिली का कोई बंदा वहाँ भटके, एटलीस्ट उन सबको पता हो। और कल को आपका कहीं भी जाने का प्लान हो ना, मतलब बिलीव मी गाइज, आप बहुत ही स्मूथली वो चीज़ को ना कर पाओगे। तो फिर मैं पहुँच गई थी पेरिस फाइनली 10 घंटे की फ्लाइट के बाद, जहाँ पे मुझे 2 टाइम मील्स मिला। इकोनॉमी क्लास थी और मतलब एक हमें स्नैक्स मिला था, एक हमें प्रॉपर ब्रेकफास्ट वाला मील मिला था।
जैसे मैं पेरिस पहुंची, अब मेरे पास थे डॉलर, $100 थे एंड आई वाज लाइक कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो आपकी ऑलमोस्ट हर जगह चल जाती है। अब वहाँ पे क्योंकि 5 घंटे का होल्ड था, भूख लग गई। अब मैं वहाँ पे ऊपर जाती हूँ तो वहाँ जाके मैंने एक दो से अच्छा है मैंने पूछ लिया कि भाई डॉलर मतलब लोगे या नहीं लोगे, पेमेंट डॉलर से हो पाएगी या नहीं। एंड दे वर लाइक कि नहीं, या तो कैनेडियन करेंसी चलेगी या यूरो में यहाँ पे पेमेंट होगी। अब मैं कंफ्यूज कि मतलब मेरे पास तो यहाँ पे डॉलर है बट वहाँ पे एक करेंसी कन्वर्जन भी था। वहाँ पे मैं गई, अब क्योंकि वो एयरपोर्ट पे पड़ता है तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लो कि वो मुझे $30 के 15 कैट दे रहे थे। अब भाई मैं कंफ्यूज कि तो बहुत बड़ा लॉस है मतलब आपका, और वो खुद भी इस चीज़ को बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पर है तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं लॉस में जा रही थी। अब भूख भी लग रही है, भूख को देखा जाए तो लग रहा था कि खरीद लो कि मतलब अब कब तक ऐसे खाली पेट रहा जाएगा। लेकिन ये भी लग रहा था कि यार मतलब मैं अब इतना बड़ा लॉस मतलब क्या करूं, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। वो तो फिर अच्छा हुआ कि मुझे एकदम से याद आया कि जो मेरे पास डेबिट कार्ड था ना उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो पाती हैं, और मुझे एकदम से सही टाइम पे याद आया। और भाई मैंने तब तक ना अपने डॉलर करेंसी कन्वर्जन के लिए दे दिए थे। मैंने फटाफट से उनको बोला कि आप मेरे डॉलर जो है मुझे वापस कर दो एंड मेरे पास कार्ड है, मैं उसके थ्रू पेमेंट कर दूंगी। तो भाई मैं अपने आ गई, मैंने वापस से अपने कार्ड के साथ पेमेंट के लिए उनको बोला और मेरा वो कार्ड चल गया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, मैं फाइनली एक क्या नाम है एक लॉस होने से बच गया। उसके बाद फिर मैंने अच्छा खासा खाया पिया। मैं पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थोड़ा सा घूम रही थी बट मुझे कुछ खास ऐसा घूमने को वहाँ पे कुछ मिला नहीं। उसके बाद फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मेरी फ़्लाइट थी अब कनाडा के लिए, और मैं जाती हूँ। मुझे याद है कि अच्छा खासा वो 4-5 घंटे कैसे बीत गए बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि मैं सबसे वीडियो कॉल्स करने में लगी हुई थी। और फाइनली फिर मैं वो अपनी जो फ़्लाइट बोर्ड करती हूँ, और उसके बाद अब 8 घंटे का सफ़र वापस से स्टार्ट हो जाता है। अब एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट, क्योंकि अब था कि ये लास्ट फ्लाइट है और उसके बाद भाई मैं प्रवीण से मिलने वाली हूँ। C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et Moi, je viens de on a Canada, demandé à et ce on qu'on s'est foiré vienne en avion, ensemble. on s'est planté. Je comprends pas Air France. Je sais, là. je sais bien. Comment ça Bah, le pilote a pris un virage trop court et on s'est mis dans la course.
मुझे 2 मील्स मिले, एक लंच मिला, साथ में एक स्नैक्स मिले, बीच में कुछ जूस और कॉफ़ीज़ के लिए भी पूछा गया था। अब भाई फाइनली वहाँ से भी मैं उतर जाती हूँ। मेरे बगल में 2 लोग बैठे थे, 2 फॉरेनर्स थे, बट दोनों बहुत ही अच्छे थे और मतलब उनके साथ मेरी कुछ कॉन्वर्सेशन होती है और अच्छा खासा मेरा टाइम जो है वो टाइम पास हो जाता है, बीत जाता है और फाइनली हम पहुँच जाते हैं कनाडा। वहाँ जाके अब दिमाग में एक चीज़ घूम रही थी कि भैया ये मुझसे रिटर्निंग टिकट का ना पूछ लें और मतलब फटाफट से मैं यहाँ से निकलूँ और प्रवीण से मिलूँ, बस दैट्स इट। यही मेरा एक फाइनली एक एम था और फाइनली मैं जाती हूँ। वहाँ पे कुछ कस्टम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको करनी होती हैं, वो मैंने की और उसके बाद सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। मैं वहाँ से आ गई, मैंने अपना लगेज लिया, कुछ ऐसा मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया और फाइनली जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आती हूँ तो वहाँ मुझे प्रवीण खड़े हुए दिखते हैं एंड मैं वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि यार देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप फिर पूरा प्रॉपर वीडियो बना लो कि मतलब आपका फिर ये है कि मुझे हर चीज़ को शूट करना है, अपने हर इमोशंस को शूट करना है। नो डाउट वो शूट करना भी चाहिए, अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो शूट करना बनता है। या दूसरा होता है कि आप उस जो मोमेंट है, वो जो पल है उसको जियो। मतलब मैं कई बार ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरा वो जो ध्यान है ना वो शूटिंग की तरफ रहे और मेरे दिमाग में ये रहे कि मुझे वीडियो शूट करना है। कई मोमेंट्स को मैं इन एक्चुअली मतलब अपनी लाइफ में जीना चाहती हूँ और मतलब और पता नहीं क्यों मतलब अभी मैं जिस कई बार जब ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे शूट करना है या मुझे एक्चुअली इस मोमेंट में जीना है तो मैं फिर शूट नहीं कर पाती एंड वही हुआ मेरे साथ। इसलिए मैं अब यहाँ बैठ के आपको वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था वो पूरा का पूरा मोमेंट और बहुत ही मेमोरेबल था ऑब्वियसली फॉर मी। तो प्रवीण मुझे मिले एंड प्रवीण को देख आई वॉज वेरी हैप्पी। हमने एक हग किया और उसके बाद फिर हम लगेज को लेके वहाँ से आ गए और यहाँ आते आते हम 5:30 पहुँच गई थी मैं यहाँ के शाम के। और जब मैं शाम के 5:30 बजे यहाँ पहुँची तो मतलब यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका था क्योंकि यहाँ पे अब ना ठंडा हो गया है टेम्परेचर। मतलब ये देख लो, जब मैं 5:30 बजे यहाँ पहुँची थी, जब मैं 5:30 बजे यहाँ पहुँची थी तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था ना वो उस टाइम पे 6-7 डिग्री सेल्सियस था। बहुत ठंडा था, मुझे बाहर आके बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और कहीं ना कहीं मुझे एक बार ही तो लगा कि जुकाम होने लगा है, तो मतलब बहुत ठंडा था। उसके बाद फिर हम घर पे आए और ये है प्रवीण का वो जो एक स्टेइंग एक सूट जो मिला हुआ है कंपनी के साइड से। मैं इसको भी आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी और मतलब अभी मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से दिखा देती हूँ कि इस तरीके से ये सूट है जो प्रवीण का है और इसकी पूरी मैं कंप्लीट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सूट में हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बस एक चीज़ मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली थोड़ा सा ठंडा है और उसके साथ ही क्या क्या मैं यहाँ पे कहाँ मैं विजिट करूँगी, क्या क्या यहाँ पे प्राइस है, कैसी कैसी मार्केट है, कहाँ घूमने के टूरिस्ट प्लेस है, मैं सब आपको अपनी आने वाली आगे की वीडियोस में दिखाने वाली हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब मेरे साथ साथ ना आप लोगों को भी मैं आधा कनाडा घुमाए दूंगी भाई। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मैं इतनी नॉलेज तो दे दूंगी कि आपको पता होगा कि भाई कनाडा में और इंडिया में चीज़ों को लेके क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है। मतलब काफ़ी चीज़ें ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, ऐसा मैं भी सोच रही हूँ। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे कनाडा के बारे में मिलने वाली है और बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। कनाडा के बारे में तो जानोगे ही जानोगे, इसके साथ ही बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीज़ा से रिलेटेड भी बताने वाली हूँ अपनी कमिंग वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।